गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु संज्ञा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने जब शब्द विचार का टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था विकारी और अविकारी के बारे में। तो विकारी के बारे में हमने कहा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। तो इन विकारी शब्दों में आज हम संज्ञा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव अथवा स्थिति का परिचय करवाने वाले शब्द जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा काफ़ी तरह से दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे चारों तरफ जो भी है, चाहे वो दृश्य है या फिर अदृश्य, चाहे दृश्य है या अदृश्य, यानी कि चाहे हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, वो शब्द क्या है? वो क्या है? संज्ञा। यानी कि वे सब नाम क्या है वो संज्ञा। अब बात आती है संज्ञा के भेदों की। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बच्चों, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये लगभग आपने बुक्स में से पढ़ी हुई है। ठीक है, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिनके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके नाम से ही। बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? संज्ञा। यानी कि ये जो संयुक्त व्यंजन है इसको हम बोलते हैं ऐसे, ग और ये। लेकिन वास्तव में ये जो है ज और य इसके मेल से बना है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें ये संज्ञा ना कहकर इसको क्या कहना चाहिए? संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। ठीक है, यानी कि हमें इसको बोलना चाहिए ऐसे, ज और ये, ज, संज्ञा। ठीक है, लेकिन अभी एनसीईआरटी जो है वो क्या कहते हैं कि ज और ये, इसका जो प्रचलित रूप जो है वो ग और ये ही है। यानी कि हम जो बोलते हैं संज्ञा वो भी सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो संज्ञा है इसके अगर हमसे कोई भेद पूछे तो हम सीधे सीधे इसके 3 भेद बता देते हैं, या फिर जातिवाचक के 2 भेद और काउंट करके समूहवाचक और द्रव्यवाचक हम 5 इसको बता देते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं मूल, तो बेटा इसमें 2 भेद आएंगे। कौन से? एक तो यथार्थवाचक, कौन से है? एक तो यथार्थवाचक और दूसरा है भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। यथार्थवाचक को हम वास्तविक भी कह सकते हैं, मूर्त भी कह सकते हैं, और भाववाचक को हम अमूर्त और अदृश्य भी कह सकते हैं। यथार्थवाचक जो होते हैं वो दृश्य होते हैं। इसमें हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक वो इसी में आते हैं। और भाववाचक जो है वो इसी में आते हैं। इसको हम अदृश्य भी, अमूर्त, अदृश्य भी कह सकते हैं। अब हम संज्ञा के प्रत्येक जो भेद है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बेटा, आपको ये लगता हो कि संज्ञा हमें आते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप इस वीडियो को पूरी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो संज्ञा में भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके बारे में क्या है कि एक तो ये दृश्य होती है, इसको हम देख सकते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये हमेशा क्या होती है? सदैव क्या होगी? एक वचन। क्या होती है? सदैव एक वचन। यानी कि चाहकर भी हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे कि मोहन है, क्या उसका मोहनो कर सकते हैं? किसी स्थान का नाम है, ठीक है, जैसे रोहतक है तो रोहतको, तो क्या हम उसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसका हम चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते, ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। तो बेटा इसके लिए आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि पर्वतों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगे, नदियों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, और कोई भी विशेष नाम, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का, स्थान का हो या भाव का हो, उसे हम क्या कहेंगे?
स्थानीय भाव का नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का जो होता है बेटा वो भाववाचक भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जातिवाचक की। किसकी? जातिवाचक की। तो बेटा जातिवाचक में वो संज्ञाएं आती हैं जो अपनी पूरी जाति के बारे में बताते हैं, जो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि इसमें है लड़का। जैसे हम ये कहें कि लड़के जो है ना शरारती होते हैं, तो हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम इस पूरी जाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियां घर का काम करती हैं, तो इसमें हम पूरी जाति की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक और बात आपको बताती हूँ बेटा, जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो बहुवचन में भी होती हैं और एक वचन में भी। क्या होते हैं? एक वचन में भी। लेकिन अब बात आती है कि ये भी एक वचन है और ये भी एक वचन। अब पता कैसे चलेगा कि जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक? इसके लिए बेटा क्या होता है कि जो बहुवचन जातिवाचक संज्ञाएं हैं ना, जो एक वचन में है, इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। यानी कि जो एक वचन में होती हैं इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे लड़का है, ये एक वचन है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं लड़के। लड़की है, एक वचन है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं लड़कियां। ठीक है, अब जातिवाचक के दो और भेद हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन से हैं वो दो भेद? द्रव्यवाचक और कौन सा है? समुदाय। इसको हम समूहवाचक भी कह सकते हैं, समुदायवाचक भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये जातिवाचक के भेद हैं। ठीक है, वैसे इसको जातिवाचक में ही काउंट कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जातिवाचक का कौन सा भेद है, तो फिर हमें यही बताना होगा। बेटा द्रव्यवाचक में तो हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे लिक्विड जो भी होते हैं वो भी द्रव्यवाचक में ही आते हैं। समूहवाचक में होता है कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी ग्रुप, किसी संगठन के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे कि अब सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है। ठीक है, ये सब हमारी धातुएं हैं, ये किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक में वो शब्द जो पूरे ग्रुप के बारे में, जैसे कि मैं कहूँ कक्षा, तो ये क्या है? बच्चों का समूह है। मैं कहूँ सेना। ठीक है, ऐसे कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी सभा, तो इसमें क्या होता है? सभा जो है, अब ऐसा तो है नहीं कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और हम उसको कहेंगे सभा। सभा कब कहेंगे? जब उसमें लोगों का समूह होगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक में आते हैं। लेकिन अगर आपसे जातिवाचक का कौन सा भेद है पूछा जाए तो आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक अलग अलग बताना है, अन्यथा आप उसको जातिवाचक भी बता सकते हो। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। तो बेटा भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये अदृश्य होते हैं। अदृश्य, हमने इससे पहले जो दो संज्ञाएं पढ़ी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, वो क्या होती हैं? वो दृश्य होती हैं। लेकिन भाववाचक जो है वो अदृश्य होती हैं, यानी कि इनको हम देख नहीं पाते, इनको हम महसूस कर पाते हैं। जैसे कि अभी गर्मी है, तो गर्मी को क्या हम देख पाते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, ऐसे हम गर्मी को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, लेकिन हम उसको महसूस कर पाते हैं। ऐसे जैसे गर्मी है, सर्दी है, हवा है, सुख है, दुख, ठीक है, करुणा, चिंता। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, इनको हम महसूस करते हैं। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बेटा जो बातें बताई जाती हैं और आपको अगर नहीं पता तो उनको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बात को लिख पाना संभव नहीं है। तो बेटा ये तो थी भाववाचक संज्ञा की बात, लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आप नहीं जानते। जब किसी भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जवानी। जवानी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और अगर हम इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं, हम इसको लिखते हैं जवानियाँ। ठीक है, या फिर मेहरबानी, मेहरबानियाँ। तो बेटा अगर हम किसी भी भाववाचक संज्ञा को जब हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और ये बात जो है बहुत कम लोग जानते हैं। तो बेटा इस तरह के पॉइंट्स जो आपको नहीं पता वो आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 102 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बेटा बात आती है कि हमारी जो संज्ञाएं हैं उनके कुछ विशिष्ट प्रयोग भी होते हैं। जैसे कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक,
उसको हम व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। वो कैसे होता है? जब बेटा कोई जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं गांधी जी का, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं नेताजी, तो नेताजी कहते हैं कि हमें इसकी जाति के बारे में पता चले, नेता जो हैं उनके बारे में सोचते हैं हम नहीं, नेताजी कहते हैं हमारे मन में क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि पंडित जी को जवाहरलाल नेहरू, वैसे पंडित शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन पंडित जी कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमें बोध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाएं जो है व्यक्तिवाचक का बोध कराते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का संगठन किया, और वहां नेताजी को अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी संज्ञा है, तो वहां पर आपको नेताजी जातिवाचक नहीं बतानी है, क्योंकि वहां नेताजी का मतलब है सुभाष चंद्र बोस और वो कोई एक व्यक्ति विशेष है, इसलिए हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? व्यक्तिवाचक। और इसी प्रकार बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमारी होती है वो भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। कैसे? जैसे कि हमने कहा कि आज भी देश में जयचंद बहुत हैं, तो यहाँ जयचंद जो है, जयचंद का मतलब ये नहीं है कि जो वो जयचंद था पृथ्वीराज वाला वो आज भी है, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, वो आज भी है। तो जितने भी गद्दार व्यक्ति हैं उनके लिए जयचंद नाम आया है। जैसे मैं ये कहूँ कि आज भी राम जैसे पुत्र हैं, तो यहाँ पर राम, आज भी राम की कमी, राम जैसे बेटों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर राम जो है वो जातिवाचक है उन सब बेटों के लिए जो राम जैसे गुण लिए हुए हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। बेटा हमारी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो मूल रूप से भी होती हैं और बनाई भी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राष्ट्रीय शब्द है, ठीक है, तो इससे हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीयता, ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही अपना शब्द जो है सर्वनाम है, ठीक है, क्या है अपना शब्द? सर्वनाम, तो इससे अपनापन, हम इससे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ऐसे ही विशेषण जैसे कि कायर शब्द है, कायर, जैसे कि मोहन कायर है, तो यहाँ पर ये क्या है? विशेषण है। कायर से कायरता, ठीक है, ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रिया क्रिया से जैसे चढ़ना, चढ़ना क्या होता है? क्रिया। जैसे हम कहीं पर भी पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ना, तो चढ़ना से क्या बनाया हमने? चढ़ाई, तो ये क्या हो गया? ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही अव्यय, अव्यय जैसे कि हमारे होते हैं, हाँ, जैसे कि धिक, दिक हमारा अव्यय है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो क्या बनती है? धिक्कार, ठीक है। तो इस प्रकार हम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बना भी सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के भी 2 रूप होते हैं, एक मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरी जो होती है जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा में ऐसा कोई भी जो है पॉइंट नहीं रहा होगा जो आपको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को जब भी देखें अच्छे से देखिए, ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में स्किप करके ना देखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो पॉइंट्स रह जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो जो मिलते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो।